नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और आज चर्चा फोनरवा चुनाव पर। फोनरवा नोएडा शहर का एक मात्र ऐसा संगठन है जो पूरे नोएडा की जनता को आपस में कनेक्ट करता है और उसकी सारी प्रॉब्लम को एक प्लेटफार्म पर लाकर नोएडा प्राधिकरण हो, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या बाकी सब जितने भी सरकारी संगठन है, सरकारी विभाग है, उनके साथ समन्वय कर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजीव गर्ग की अध्यक्षता में जो पैनल तैयार हुआ है उनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय जो मौजूद है उनका परिचय मैं करा दूं। राजीव गर्ग जी जो होनरवा चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं आज की चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ जेपी उत्पल जी, ओपी यादव जी, सुखदेव शर्मा नमस्कार जी, जी। नमस्कार सर। नमस्कार, और रामेश्वर यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मैं उन सब का आज की इस चर्चा में स्वागत करता हूं और मैं शुरुआत करता हूं राजीव गर्ग जी से। सबसे पहले राजीव गर्ग जी ये बताइए कि ये पार्ट जो दो पार्ट में होगा, एक संगठन का और एक आने वाले दिनों में जो शहर के विकास को लेकर। संगठन में जो आप आज देख रहे हो समस्या जो आई है, अगर आपकी टीम चुनी जाती है तो संगठन को फिर से दुरुस्त करने के लिए कौन से ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि संगठन में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए जो इस समय चुनाव को लेकर आई है। राजीव जी। विनोद जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने यह संगठन की बात करी, तो सबसे पहला काम हमारा जो होगा, जो फनरवा के नियमों में कंडीशन थी कि 2 टर्म के बाद में तीसरा टर्म कूलिंग पीरियड होगा, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। और दूसरा, इसमें एक क्लॉज और है कि कोई भी अध्यक्ष और महासचिव के पद पे लड़ने के लिए उसको कम से कम एक टर्म फनरवा का पदाधिकारी या एग्जीक्यूटिव मेंबर होना जरूरी है। अच्छा। तो इसको हम हटाएंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पर भेदभाव के तरीके से आरडब्ल्यू को जोड़ा जाता है, निकाला जाता है, हम उसको खत्म करेंगे। हम सबके लिए समान विचार, समान काम करेंगे, जिससे कि हर एक आदमी को अपने सेक्टर में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। पिक एंड चूज की नीति नहीं अपनाएंगे। जिस तरह से हमारे संगठन को तोड़ने का कार्य कराया गया है पिछले कुछ वर्षों में, हमारा संगठन बिखर गया है। और बिखरने का कारण केवल और केवल अपनी मनमानी करके भेदभाव करना है कि अगर हमारे विचार मिलते हैं तो हम उसको अपना लेते हैं, और जो हमसे विरोध कर देता है उसको हम एकदम से अलग कर देते हैं। तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र में चर्चा की जाती है। कोई भी पक्ष सुनने के लिए मीटिंग में बैठ करके उसकी विचार सुने जाते हैं और सर्वसम्मति से फिर निर्णय लिए जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए हम संगठन को जोड़ने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, आपने जी कि फनरवा में जी क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले कार्य हमारा यही रहेगा कि जो नियम बदले गए थे उन नियमों को चेंज कराएं। दूसरा, जो मुख्य समस्या है हमारे यहाँ, आज नोएडा इतना बड़ा शहर बन चुका है कि विदेशों में भी इसका नाम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पानी पीने के लिए चाहेंगे तो आपको बोतल खरीदनी पड़ेगी या कहीं पे इधर उधर जा करके पानी ढूंढना पड़ेगा। आप कहीं से भी पानी नहीं पी सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। आपका वो फोन पे माइक बंद हो गया, माइक आप उसको क्लिक करें। हाँ हाँ क्योंकि विनोद जी, आप तो यहाँ पे कौन से हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं। जी जी। जब नोएडा का गठन किया गया था उस टाइम नोएडा फिर लग गया, हाथ हाथ लग गया स्पीकर में। को हाँ करा गया था जी 1976 में। जी। इसका गठन किया गया, जैसे नोएडा का इंडस्ट्रियल के हिसाब से इन्होंने नियम बनाए। लेकिन आज नोएडा जो है रेजिडेंशियल सेक्टर में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। पहले इसका जो है हॉरिजॉन्टल विकास हो रहा था, आज इसका वर्टिकल विकास किया जा रहा है। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बना करके नोएडा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके नियमों में भी बदलाव बहुत जरूरी है जी। हमें 90 साल की लीज दे रखी है, उस लीज को सबसे पहले खत्म कराने का प्रयास किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बोर्ड मीटिंग में जो प्रस्ताव रखे जाते हैं
उसमें हमारे नोएडा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारे लिए निर्णय वो लोग लेते हैं जिनको नोएडा की एबीसीडी के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। क्योंकि अधिकारी आते हैं 2-3 साल के लिए आते हैं, 2-3 साल में वो निर्णय लेके चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे मेन एजेंडा ये भी रहेगा कि नोएडा में सबसे पहले अगर विकास करना है तो वो यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो हैं, ऐसे जैसे संगठन, सभी संगठनों को बुला करके पहले चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद में निर्णय लेकर के इस प्रस्ताव को बोर्ड मीटिंग में रखा जाना चाहिए। जी हाँ जी विनोद जी। हाँ, अब मैं सुखदेव जी से भी पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी, जो बात राजीव जी ने कही है, दो पार्ट हैं, एक संगठन के और एक है नोएडा शहर की समस्याओं को लेकर। सुखदेव जी, आप क्या कहेंगे जो बात कही है उन्होंने? और अभी वो फैसला जो फोनरवा के जो संस्थापक थे उनको बाहर कर दिया गया था और वो वापस नहीं हुए अभी। तो सुखदेव जी क्या कहेंगे आप आने वाले दिनों के लिए संगठन में क्या बदलाव चाहते हैं? जी, आपकी आवाज धीमी आ रही है, थोड़ी कम आ रही है आवाज, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, अब बोलिए। आवाज तो आई नहीं रही आपकी। हाँ, बंद है, माइक बंद है आपका, माइक बंद है। माइक ठीक करिए, माइक ठीक करो। आपका माइक बंद है, माइक चालू, माइक हटाओ, माइक से, माइक को क्लिक करो, माइक बंद है आपका। एक मिनट, माइक बंद है, माइक को ठीक करिए। ये शायद माइक नहीं देख पा रहे हैं, अपना माइक इनका बंद है, रामेश्वर जी का। तब तक मेरा मेरा मत है कि बाकी हमारे जो साथ में हैं उनसे आप बात करें। इनको आप कोई सूचना दे दीजिए माइक को। आपको उपल जी से मैं बात करूंगा। उपल जी और यादव जी दोनों हमारे साथ हैं। उपल जी से पहला सवाल, उपल जी से। उपल जी, संगठन में किस तरह के अच्छा, अभी सुखदेव जी आ गए हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार, कोई बात नहीं। हाँ, सुखदेव जी बताइए। देखिए, जो बात गर्ग साहब ने कही है और जो बात संगठन को लेकर, संगठन और समस्याओं को, दोनों को बात बताइए आप, अपने नजरिया जो है। जी, संगठन और शहर के बारे में दोनों में बताऊंगा। जो राजीव भाई ने कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए आपका जितना बड़ा फोनरवा का परिवार होता है, जितना बड़ा हमारा संगठन होगा, उतनी शहर की में बड़ी आवाज हम उठा सकते हैं। इन्होंने जो मेंबरशिप दी, सेलेक्टेड मतलब चूज, पिक एंड चूज वाले पे इन्होंने मेंबरशिप दी है। अगर हमारा पैनल आता है जीतकर, तो हम जितनी मेंबर आरडब्ल्यू हैं जो फोनरवा से जुड़ना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मेंबरशिप देंगे, ताकि एक जब बड़ा परिवार होगा, मिलजुट के आवाज उठाई जाएगी, तो मजबूत तरीके से हर मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई जाएगी। और जो जो इन्होंने चेंज, मतलब फोनरवा के अंदर जो संविधान के अंदर चेंज है, फाउंडर मेंबरों को हम मतदान का अधिकार देंगे। और इसके अलावा जो एक नियम है कि जो अध्यक्ष महासचिव का चुनाव वही लड़ सकता है जो एक बार फोनरवा की कार्यकारिणी में रहा हो। ये हम इस नियम को बिल्कुल चेंज करेंगे। कोई भी सेक्टर का अध्यक्ष जो मतदाता है, वो अध्यक्ष और महासचिव के चुनाव लड़ सकते हैं। इस कंडीशन को हम बिल्कुल खत्म करेंगे और 2 टर्म के बाद कूलिंग पीरियड इसके लिए लगाएंगे। अब संगठन की बात होगी विनोद जी, अब मैं शहर की बात करता हूँ कि इन लोगों ने 4 साल में, जो वर्तमान पदाधिकारी हैं फोनरवा के, 4 साल के अंदर जो एजीएम होती थी, एजीएम के अंदर जो अपनी उपलब्धियां गिनाते थे, और 2 महीने के बाद वो उन्हीं उपलब्धियों को समस्या के रूप में ले जाके सीओ के सामने समक्ष रखते थे। आप बताइए, अगर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, आज तक न हमें शुद्ध पेयजल मिला, और अंडरग्राउंड जो बिजली की केबल होनी चाहिए वो नहीं हुई। फ्री होल्ड का मुद्दा, जो फ्री होल्ड और आरडब्ल्यू का जो डिफॉल्टर से जो मासिक शुल्क नहीं देते हैं, ये दोनों मुद्दे 2019 में बोर्ड मीटिंग में पास होके शासन पर लंबित है। आज तक उनका ऊपर कोई फॉलो अप नहीं किया गया, न फ्री होल्ड के ऊपर, और जो आरडब्ल्यू जो परेशान रहते हैं, डिफॉल्टर्स उनको पैसा नहीं देते, वो मुद्दे के लिए लड़ाई लंबी लड़ी थी मैंने, और हमारे संगठन ने मिलकर लंबी लड़ाई लड़के उसको पास करवाया था। अगस्त 2019 में 199 बोर्ड मीटिंग में वो पास होकर जा चुका है। अभी तक लंबित है फ्री होल्ड और ये वाला मुद्दा। उसके अलावा आप देखिए, फीडर जो ट्रैफिक सिस्टम है नोएडा का, इतना ऑटो से, ई रिक्शा से लोग परेशान है। इसका रीजन है कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है।
दूर दूर के जो सेक्टर्स हैं वहां पे जितनी भी मेट्रो फीडर बसें हैं, मेट्रो फीडर बस का इम्प्लीमेंट कराएंगे ताकि रोडों पे ट्रैफिक की समस्या कम हो। और एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम नोएडा में, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इसको लागू करेंगे। नहीं, आपकी जानकारी में मैं ये भी डालूं कि यहाँ डीटीसी बस भी चलती हैं, और अगर नोएडा फीडर बस नहीं चला पा रहा है तो तब तक डीटीसी बसों का विस्तार किया जा सकता है। और जहां जहां बस स्टैंड नहीं है, क्योंकि युद्ध स्तर पर बस स्टैंड भी बनाए जाने बहुत जरूरी है, जहां बसें चल रही हैं और बस स्टैंड नहीं है, बरसात का समय है या गर्मी है, लोग परेशान रहते हैं, तो उस मुद्दे पर कभी इतने पिछले 2-3 सालों में कोई बात ही नहीं हुई है। इस मुद्दे पर डीटीसी का विस्तार अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर फीडर बसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीटीसी ही हमारे नोएडा की पहले से लाइफ लाइन रही है। जी सुखदेव जी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। या डीटीसी हो या नोएडा में फीडर बस भी अगर चल जाती है, दोनों में से कोई भी चलती है तो हमारी ट्रैफिक समस्या पे बहुत वो फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उपल जी, अब मैं उपल जी से बात करूंगा। जेपी उपल जी, आपके साथ ये बंद है ये वाला मोबाइल, आप आ जाइए उपल जी। जी उपल जी, आपसे भी मैं यही बात करूंगा कि संगठन और समस्या, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पूरे शहर में जो एक से छूटी दूसरा उसको बताए। संगठन में जो भी सुझाव जो बात कर रहे हैं आपके, अगर आपका पैनल जीता तो ये लागू करेंगे। आपको नजर आता है कि संगठन में जो मेंबर्स बनाए जाने हैं उसको लेकर बड़े बदलाव की आवश्यकता है फोनरवा के स्ट्रक्चर में? उपल जी। विनोद जी, आप जो ये समस्या की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संविधान में जो पुनर्वा का संविधान है उसमें अमेंडमेंट करने जी। की जरूरत है। और उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई नया मेंबर बनाया जाता है तो उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही आज तक। उसमें ये है कि को तो जो पदाधिकारी पीछे कार्य किया, उनको जो उनके फेवर में लोग होते थे या जो उनके फेवर में आरडब्ल्यू होती थी उनको तो वो मेंबर बना लेते थे, परंतु जो उनको लगता था कि ये हमारे विरोधी पार्टी के गुट से हैं तो उनको वो कभी मेंबर बनाने के लिए ना तो प्रोत्साहित करते थे और आवाज शायद बंद हो नित नए गई। बहाने हाँ। बनाकर उनको हमेशा अवॉइड किया गया था। जी हेलो, जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी। अब आ रही है आ रही। आवाज जी? हाँ, आ रही जी, आ रही। तो उस प्रक्रिया को, नए मेंबर की प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपनाया जाएगा यदि हमारी टीम जीत के आती है, और किसी को भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। और हम चाहेंगे कि पूरे नोएडा की आरडब्ल्यूज इसके साथ हमारे साथ जुड़ें, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी। एक और मुद्दा है कि नोएडा में जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं या नए नए अंडरपास बनने हैं या नए जो सबवे बनने हैं सड़क पार करने के, ये सारे सिस्टम पर कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कई कई साल से अटकी हुई हैं। चाहे वो ग्रेट नोएडा वेस्ट वाली मेट्रो हो, देखिए 2014 से तो हम सुन रहे हैं, 2014 से ये मेट्रो अब 10 साल हो गए हैं, ग्रेट नोएडा वेस्ट की मेट्रो अटकी पड़ी है। तो जो प्रोजेक्ट पुराने लटके पड़े हैं उनको लेकर क्या आप लोगों का वो रहेगा नजरिया? हम, अगर हमारी टीम आती है तो सबसे पहले जितने भी नोएडा में प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं उनकी एक सर्वे किया जाएगा हमारी टीम द्वारा, और जो भी कार्य जिस समय के अनुसार पूर्ण होने चाहिए उनकी पूरी डिटेल नोट करके परसुएशन की जाएगी शासन, प्रशासन और नोएडा अधिकारियों से। जी। ठीक है, यादव जी से अब बात करेंगे। यादव जी, एक चीज बताइए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है। और सेफ सिटी में क्या है कि पुलिस अपने हिसाब से कैमरे लगाती है और प्राधिकरण अपने हिसाब से कैमरे लगाते हैं। क्यों नहीं सेक्टरों के अंदर सरकारी खर्च पर कैमरे लगाए जाएं, उनकी मॉनिटरिंग पुलिस और प्रशासन और आरडब्ल्यू करे, ताकि, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही किए जा रहे हैं। और अगर हम पूरे शहर को सेफ रखना चाहते हैं तो शुरुआत आरडब्ल्यू सेक्टरों से होनी चाहिए, रेजिडेंशियल सेक्टरों से और इंडस्ट्रियल सेक्टरों से, और चाहे वो गांव और सेक्टरों के बीच में जो बसे एरिया हैं, ताकि क्राइम कम हो। क्या कहना आपका इस बारे में? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको जुड़ने का मौका दिया और अपनी बात रखने की अनुमति मिली। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस बार जो है पहली बार जो हमारी जो है कमिश्नर साहब से भी इस विषय में मीटिंग हुई थी, लेकिन उनका ये सीधा कहना था कि ये जो है आप आरडब्ल्यू, आप अपने सेक्टर, अपनी गलियां, अपने मोहल्ले को आप खुद करें। इतना जो है सरकारी फंड नहीं होता है कि जो है हम जो है ये काम जो है
सरकारी करा सके। दूसरा, जो इन्होंने रोड पे भी ये लगा रखे हैं, लेकिन ये रोड पे वो सिस्टम नहीं है। जहां मेन जगह है, जहां चौराहे हैं, उन पे लगा रखे हैं। बाकी कहीं भी किसी भी तरीके का अपराध होता है, उस पे कोई किसी तरीके से ध्यान नहीं है। तो मेरा तो सबसे पहले यही रहेगा कि हमारे जो जब RWA के माध्यम से ही जो फोनरवा बनी है, तो मेरा सबसे पहले रहेगा कि फोनरवा को कैसे मजबूत किया जाए, RWA को कैसे मजबूत किया जाए। तो RWA को मजबूत जब किया जाएगा कि जितनी भी जैसे 21 आदमियों की टीम होती है, ये वन मैन शो वाली नहीं रखेंगे हम जो है इसको 4 जोनों में बांटेंगे कि जितने भी आदमी है, जैसे अध्यक्ष से अलग जनरल सेक्रेटरी है, 4 सीनियर है, वाइस प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उनकी सबकी मुख्य भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में दी जाएगी। 4 जोनों में बांट के ये बोला जाएगा कि हर महीने हर सेक्टर में आदमी जाएगा और सेक्टरों में जाकर समस्या सुनेगा और उसका निस्तारण करेगा, प्राधिकरण में मिलकर, पुलिस प्रशासन से मिलकर, संबंधित विभागों से मिलकर। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि फोनरवा को यदि किसी चीज के लिए बोला जाता है तो वो कहते हैं कि क्या हमारे पास संविधान, क्या हमारे पास इसका अधिकार है, ये संवैधानिक पद थोड़ी है। अरे जब संवैधानिक पद नहीं है तो किस लिए ये बनी है? हमें जो है एकजुट होकर यदि आवाज उठाए तो उसमें तो बहुत बड़ा बल होता है। तो हमारा यही मेन वो तरह है। आप देखो जैसे सेक्टरों में कुत्तों की इतनी बड़ी समस्या, करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन आज तक यही समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा। अब मैं अपने सेक्टर की बात बताऊं या अदर सेक्टर से भी शिकायतें आती रहती है। पिछले सप्ताह मेरे सेक्टर में 4 बार केस हुआ और मैं फोन कर करके अनुराधा जी को, शर्मा जी को, उनको सको सिंह साहब को, लेकिन ये है कि अरे यादव जी अब इनको क्या किया जाएगा। अरे क्या किया जाएगा? जब ये जो है संस्था NGO बनी है तो इसके द्वारा इसका निस्तारण किया जाए। ये कुत्ते यदि काट रहे हैं तो कहीं जैसे गौशाला का 94 में बना है और भी कुछ प्रोजेक्ट बनते रहते हैं, तो इसका एक विशेष रूप से वो बनाया जाए। पेड़ों की समस्या है, पेड़ों कहते हैं कि जी जो NGT ये करती है जी, ये ऐसा रोक है, ये क्यों रोक है? वो उतना तो काटो जो पेड़ पौधे जो है बालकनियों में आ रहे हैं, छत के ऊपर आ रहे हैं, 4-4, 5-5 मंजिल से ऊपर तक पेड़ गए हुए हैं, इसकी ट्रिमिंग कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जिसका जो है प्राधिकरण सुनती है, लेकिन वो निस्तारण नहीं कर पाती है। सिर्फ कुछ ना कुछ किसी तरीके से बहाना बना के जो है अपना जो है पीछे हट जाते हैं। तो हमारी यदि वो आएगी तो हम जो है माननीय सांसद जी से, विधायक जी से अनुरोध करेंगे, उनके साथ मिलकर जो है इन समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। लेकिन ये है कि हम इसको सबसे पहले जो 4 जोनों में ही बांटेंगे, जिसकी सबकी बराबर जिम्मेदारी होगी और सबकी भागीदारी रहेगी उसमें। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक आदमी सिर्फ वन मैन शो बन के बैठ जाता है, यदि दूसरे आदमी को जिम्मेदारी नहीं देते, काहे के लिए 21 आदमियों की टीम है। तो हमारा सबसे पहले है RWA को सशक्त करना, मजबूत करना, और RWA की मिलकर आवाज को उठा के प्राधिकरणों या पुलिस प्रशासन अपनी जोर शोर दमखम से वहां पे आगे बात रखना। रामेश्वर जी हमारे साथ है। रामेश्वर जी, शायद रामेश्वर जी अपने मोबाइल से तो सुन नहीं पा रहे हैं, अगर वो आ जाएंगे सामने तो इसी पे आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। रामेश्वर जी नमस्कार सर। नमस्कार रामेश्वर जी। सबसे पहले जो बात मैं बाकी से पूछी है, बाकी आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में संगठन में फोनरवा के जो मौजूदा संगठन है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है? पूरे नोएडा में आपको क्या क्या मुख्य समस्याएं नजर आ रही हैं? सर हमारे जैसे चेयरमैन साहब हैं, गर्ग साहब, उन्होंने बताया, हमारे उपल जी हैं, यादव जी हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये सारे बदलाव होने चाहिए, लेकिन नोएडा में कुछ खास परिस्थितियां बदलने की जरूरत है। जैसे हमारे नोएडा में सबसे ज्यादा डॉग की समस्या है। हर दिन 2-4 सेक्टरों की शिकायत आती है कि आज के डॉग ने काट लिया, वहां से काट लिया, वहां काट लिया। तो एक तो डॉग पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिजली के लिए आए दिन क्या, दिन में 4-5 बार कट लगता है। बिजली पे काम करने की जरूरत है हमें। और हमारे सेक्टरों में जैसे कहीं पे बाउंड्री नहीं है और चोरी वगैरह होती है, उन पे भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो सेक्टरों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक। राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपने वो स्पीकर ऑन करें। ये बताइए कि नोएडा में जैसे नागरिक अधिकार, अभी बात हुई थी, जैसे गोयल साहब भी कह रहे और उपल साहब कह रहे थे,
फोनरवा को संवैधानिक अधिकार वैसे नहीं दिए गए जो मिलने चाहिए। कायदे में अगर संवैधानिक अधिकार मिल जाए तो प्राधिकरण भी कुछ फंड देगा, ताकि एक जैसे नगर निगम को या नगर पालिका को या इस तरह के जो मिलती है। जो पिछले दिनों विधायक जी ने बात उठाई थी कि भाई यहाँ नगर निगम बनना चाहिए या कोई ऐसा स्थानीय निकाय बनना चाहिए जिससे नागरिकों को हाथ में अधिकार हो, और प्राधिकरण जो काम करता है उसमें नागरिकों की सलाह को अहम माना जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना अगर आपकी टीम जीतती है? राजीव जी। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज से। यहाँ पर जो है नोएडा के विकास के लिए हम लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि नोएडा में वो डिसीजन लिए जाते हैं जो अधिकारियों को पता ही नहीं होते हैं। आप बताइए किसी सेक्टर का, आप बताते कोई सा भी ले लीजिए पुराना सेक्टर, सीवर, पानी, बिजली, नालियों का ढाल, जल भराव, ये सारी समस्या सब सेक्टरों में है। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले नोएडा का कोई भी एक सेक्टर आप उठा लीजिए, उसको एक मॉडल सेक्टर के रूप में विकसित कीजिए, जिसमें बिजली, पानी, जल भराव, इन सब समस्याओं को खत्म करते हुए नए सिरे से काम कराया जाए, जिससे कि एक मिसाल बने कि हाँ जी नोएडा का ये सेक्टर हमने मॉडल में विकसित करा है, अब हम इसी मॉडल को अन्य सेक्टरों में लागू करेंगे। आप बताइए नोएडा में जरा सी बारिश होती है तो कितना जल भराव होता है, और लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर जाते हैं हर साल। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक बारिश में सारी पोल खुल जाती है। और नोएडा का सिस्टम क्या है कि नालों की सफाई होती है जुलाई के बाद शुरू, और जब तक मानसून खत्म हो जाता है। इसके लिए कोई इनका रूपरेखा तैयार नहीं की जाती है। ऐसे ही पेड़ों की समस्या जैसे ओपी जी ने रखी थी, आप बताइए जब सबको पता है कि आपका मई जून के आसपास आंधी आती है, बारिश होती है, गर्मियों में बिजली की बहुत बड़ी समस्या बनती है, तो क्यों नहीं हम नवंबर से लेकर के फरवरी तक इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दें। अब प्रूनिंग के लिए दिसंबर में टेंडर होते हैं, मार्च में जाकर के वो पता नहीं कहाँ काटा पीटी करते हैं, जैसे गर्मी बढ़ जाती है पेड़ काटने बंद हो जाते हैं क्योंकि शटडाउन मिलेगा नहीं आपको। तो नोएडा की प्लानिंग नहीं है कोई भी यहाँ पर, तो जब जरूरत होती है ना वो तब गड्ढा खोदा जाता है इन लोगों से। हम ये कहते हैं कि नोएडा को एक प्रॉपर तरीके से चलाना पड़ेगा, आपको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने अभी बात रखी थी एक मेट्रो की अंडरपास की, जी 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 जी, आप देखिए क्या कहते हैं विनोद भाई, नोएडा में कितनी मंजिलों बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। आप सोचिए 5 साल या 10 साल के बाद में क्या नोएडा रहने लायक बनेगा आपका? आज स्थिति ये है कि अभी नोएडा आधा नहीं बसा आपका, जो हाई राइज सोसाइटियां बन रही हैं वो, तब आप शाम के टाइम में देखिए घंटे के जाम में फंसते हैं, तो 5 साल बाद क्या स्थिति रहेगी आपकी? तो बहुत सारी चीजें जिन पर हमको काम करने की आवश्यकता है, और फोनरवा का काम यही है कि हम नीतिगत पॉलिसियों पे काम करें, जिससे कि 10 साल के बाद में नोएडा में क्या जरूरत है हम उसको आज बैठ करके सॉल्व करने का प्रयास करें। जी जी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फरीदाबाद जो हरियाणा के 3, जैसे फरीदाबाद और गुड़गांव, और अब उसके बाद बहादुरगढ़, वो मेट्रो से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ ना गाजियाबाद कनेक्ट हो रहा है ना फरीदाबाद कनेक्ट हो रहा है नोएडा से, जबकि नोएडा में इतना बड़ा। तो आज एनसीआर में जब हम देख रहे हैं कि कालिंदी कुंज के बाद अगला पुल जो है वो पलवल के पास है, जो एक नया बन रहा है मंझावली के पास। क्या नोएडा के फरीदाबाद के बीच में जो 2 नए पुल 168 और 151 के पास बनने हैं, वो आज तक अधर में लटके हुए हैं? उसके बारे में भी तो, क्योंकि हमारे नागरिक के नाते हमें फर्ज है कि हम इस मुद्दे पर आगे इस पर चर्चा करेंगे। मैंने वही बात रखी थी अभी विनोद जी कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। वो प्रोजेक्ट क्यों बंद पड़ा हुआ है आप बताइए ना, इसका फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। पूरा नोएडा हमें देखना पड़ेगा, ग्रेटर नोएडा देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर ये जो आपने बताया कि 168 के पास में जो ब्रिज बनना है यमुना के ऊपर, इसको बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा। इसके बनने से आप ये लगा लीजिए पूरा ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र है, हमारा नोएडा का क्षेत्र है, ये कम से कम 1-1 घंटे के जाम से बच जाएंगे और ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा इसका। ऐसे ही मेट्रो जो बननी है, मेट्रो के ऊपर भी हमें परसुएशन करना पड़ेगा। जी, आपका नोएडा का जो पैसा है आप भी जानते हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़ती है सरकार को, तो सरकार अपने जी पद के हिसाब से उस पैसे को कहीं भी शिफ्ट कर देती है। कहीं भी आपका मैं नाम क्या लूँ, आपको तो पता ही, कहीं पे भी भेज देती है, किसी को भी लोन दे देती है।
क्या उस पैसे को नोएडा के विकास में नहीं लगाया जाना चाहिए? आज अगर हम एक सेक्टर के लिए कहते हैं कि सेक्टर में साहब नाला बनना है और हमारा उसके ऊपर खर्चा 5 करोड़ रुपए का आता है, तो प्राधिकरण कहता है जी हमारे पे फंड नहीं है, 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता, अभी 2 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ में आप काम करा लीजिए। तो इस तरह से आपकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। जहां जरूरत है वहां पे आपको विकास करना पड़ेगा। बिल्कुल और ये पैसा आपका और हमारा है, ये किसी ने दान नहीं दिया हुआ, ये आपके और हमारी जेब से निकल के पैसा जो इकट्ठा हुआ है वो पैसा है, तो हमारे ऊपर ही खर्च होना चाहिए ये पैसा। आप देखिए एक समस्या और है, जितनी भी इन्होंने हाई राइज सोसाइटी वगैरह बना रखी है, उन सोसाइटियों के ऊपर जो रखरखाव का खर्चा होता है वो सोसाइटी को बियर करना पड़ता है जी। उसके अंदर नोएडा अथॉरिटी कोई काम नहीं करती है। अगर उसके अंदर 5 साल के बाद में सड़कें बननी है या क्या कहते हैं सीवर का काम है या कुछ भी काम है उसमें, तो वो पैसा सोसाइटी खर्च करेगी, और सोसाइटी वो पैसा कहाँ से लेती है? वो आपकी और हमारी जेब से लेती है। बिल्कुल। तो उसका बर्डन पड़ता है आपकी और हमारी जेब के ऊपर। जबकि जब हम अपना कोई मकान बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसके लिए जो टीएम चार्ज जमा होता है वो अथॉरिटी लेती है। जी जी जी। तो आप बताइए, वो पैसा अथॉरिटी करोड़ों रुपए लेकर के बैठती है और वो केवल डेवलपमेंट के नाम पे पता नहीं कहाँ खर्च करती है, हमें नहीं पता। तो हमारी एक ये भी मांग रहेगी कि उस सोसाइटी से लिया हुआ पैसा कम से कम 50% पैसा उसी सोसाइटी के डेवलपमेंट पे खर्च कराया जाए। इसका एक उदाहरण दे दूं आपको। 93 सेक्टर में 5 बहुमंजिला सोसाइटी है जहां पर केवल एक फीडर लाइन से बिजली की सप्लाई होती है। जी जी जी। अगर उस फीडर लाइन में दिक्कत हो गई तो 5 सोसाइटी जो है ब्रेकडाउन में चली जाती हैं और जनरेटर पे चेंज हो जाती हैं। अब उन्होंने जब दूसरी फीडर लाइन डालने की बात करी तो उनसे यूपीसीएल वालों ने 5 करोड़ रुपए पर सोसाइटी के नाम पे जमा कराने के लिए कहा। हमका कम से कम 25-30 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा, हम दूसरी फीडर लाइन लगाएंगे इसमें। अब वो 5 करोड़ रुपए सोसाइटी से अगर आप इकट्ठे करेंगे तो वो आपकी और मेरी जेब से इकट्ठा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसपे हमको क्या कहते हैं निष्पक्षता के साथ मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। ये पैसा आपका और हमारा है, हमारे ऊपर ही खर्च होना चाहिए ये पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। सुखदेव जी है क्या या चले गए कहीं? सुखदेव जी सुखदेव जी मुझे लगता है चले गए शायद। अच्छा, अगर चले गए तो मैं एक आपके साथ एक जानकारी भी शेयर कर दूं कि 1976 में जब नोएडा बना था तब नोएडा को भंग करने का फैसला ले लिया गया था, और भंग करने के साथ जब सुझाव दिए गए तो बताया गया कि आपको ना केंद्र और राज्य सरकार कोई भी फंड नहीं करेगी, आप सेल्फ फाइनेंसिंग अथॉरिटी होंगी। और उसके लिए प्राधिकरण को 1 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड दिया गया था, और वो भी ब्याज पर। और ब्याज पर देने के बाद उस पैसे को ब्याज लिया गया और उस पैसे को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दिया गया। इट मीन्स ये है कि सरकार का कोई भी पैसा नोएडा ग्रेट नोएडा में नहीं लगा है। जो पैसा नोएडा ग्रेट नोएडा के डेवलपमेंट में लगा है वो पूरा का पूरा जनता का पैसा है। अब सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखदेव जी एक चीज बताइए कि नोएडा ग्रेट नोएडा में जो पैसा यहाँ से बाहर जाता है, नोएडा का पैसा, वो जनता का पैसा है, वो बाहर क्यों जाना चाहिए? अगर जेवर एयरपोर्ट में यहाँ का पैसा लग रहा है तो प्रॉफिट में नोएडा प्राधिकरण की भागीदारी तो होगी, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिलेगा। मैं एक उदाहरण बताऊं कि अंडरपास जो डीएनडी से आ रहा है 12-22 की तरफ MP1 रोड पे, इस पे 12-22 के पास एक बोर्ड लगा है अखिलेश यादव जी का, जिसपे लिखा है कि अप्रैल 2015 में यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड बनना था। तो अधिकारी क्या प्लानिंग पूरी करने से पहले ही मुख्यमंत्री को बता दिया, और 17 तक सरकार रही, वो बनाया नहीं। तो अधिकारी गुमराह करते हैं। तो जब तक कोई प्रोजेक्ट पूरी तरह अप्रूव नहीं हो जाता तो बोर्ड क्यों लगाया जाता मुख्यमंत्री का? तो ये चीजें आपकी जानकारी के लिए इसलिए कि सुखदेव जी आप इस बारे में थोड़ा सा जानकारी डालें, और क्योंकि समय अब हमारे पास अब 4 मिनट का है, तो 2 मिनट इनको मिलेंगे सुखदेव जी को, उसके बाद 1-1 मिनट तीनों को देंगे। जी बिल्कुल, आपने विनोद जी सही कहा। जो यहाँ का नोएडा का पैसा है नोएडा के विकास में ही खर्च होना चाहिए। और जो आपने कहा, आपने बताया कि MP1 के ऊपर जो अखिलेश जी का बोर्ड लगा हुआ है, अखिलेश यादव द्वारा उनका शिलान्यास किया गया था। ये जहाँ बिल्डर्स को फायदा होता है उस रोड पे उसको ले जाएंगे। जो MP2 पे रोड बनाया गया, मैं ये नहीं कहता कि वहां नहीं बनना चाहिए, वहां भी बनना चाहिए, लेकिन जहाँ बिल्डर्स को फायदा होता है उस बिल्डर्स के ऊपर प्लानिंग के ऊपर किया जाता है, जबकि जनता से राय लेके कहाँ का ये पुराने सेक्टर्स है, यहाँ पे अभी नए बिल्डर्स नहीं है, इसलिए इस रोड को कैंसिल करके MP2 पे ले जाया गया। तो नोएडा का पैसा नोएडा में लगेगा तो एक बहुत अच्छा विकास होगा। नोएडा का पैसा बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 1-1 मिनट जो हमारे ये हैं उत्पल साहब हैं, अपनी बात रखेंगे। उत्पल जी, उत्पल जी।
जी, आपकी नजर में जो नोएडा का बिजली का ढांचा है जो जर्जर हो चुका है, क्या उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। आज आप क्या हर एक सेक्टर के हालात देखिए। हम्म बिजली के ऊपर खंभे जो भी लगे हुए हैं टोटली डैमेज हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी पोल्स आर डैमेज्ड। बट हम्म जब लिखते हैं उनको कहते हैं तो कुछ नहीं होता। तो हम्म इसके लिए पूरी एक जो विद्युत व्यवस्था है उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपको जी जानकारी में बताऊं कि ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट सेक्टर है, और जी एक प्रस्ताव यहाँ भी कभी आया था कि नोएडा में प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर में बिजली का वो होना चाहिए। और आपको हैरानी होगी कि यहाँ से कम रेट वहाँ के बिजली के रेट हैं कंजम्पशन में। महाराष्ट्र में ये नियम है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उसको रेट कम किए जाते हैं सरकार की तरफ से। पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ का घाटा, यहाँ से रेवेन्यू से घाटा पूरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों का किया जा रहा है जहाँ चोरी हो रही है। तो इस बारे में क्या यहाँ का एक जॉइंट वेंचर नहीं होना चाहिए, उपल जी? नहीं नहीं हम हाँ बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन और ग्रेटर नोएडा में प्राइवेटाइजेशन है जी उसी जी प्रकार नोएडा में भी बिजली की प्राइवेटाइजेशन की आज के डेट में जरूरत है। जी। अदरवाइज या यूपीपीसीएल के जो अधिकारीगण है वो सुनते बात जरूर है परंतु उस हम्म पर कार्रवाई नहीं करी। इतना बड़ा नोएडा शहर है, 10-20 हम्म करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट जो बजट है वो बजट नहीं होता है। वो हम्म। एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात आ जाती है। जी तो जी इन जी। पे या तो ये अपना जो बजट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर उन चीजों पे लगाएं, नहीं तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन की हम मांग करेंगे। ये हमारे संगठन का वायदा भी है और एक एजेंडा भी है। हाँ, यादव जी, जी यादव जी, क्या नोएडा प्राधिकरण, क्योंकि पैसे का जो बजट बनता है हर साल वो पूरा खर्च नहीं हो जी पाता, क्या जी मेंटेनेंस का एक अलग बजट आना चाहिए? क्योंकि डेवलपमेंट में बिल्कुल मेंटेनेंस मिक्स हो जाता है, और जो मेंटेनेंस का जी पैसा वो डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है, और वो भी बिल्डर वाले एरिया में। एक बहुत बड़ा मुद्दा जी मैं जी दे रहा हूँ कि नलगढ़ा में एक शहीद भगत सिंह का स्मारक बनाया जाना था, वहां बोर्ड लगे हुए जी 10 साल हो गए, और प्राधिकरण उस पर जी ध्यान नहीं दिया, बजाय उसके बिल्डरों के बीच में जाके एक भगत सिंह पार्क बना दिया जो बिल्डरों के फायदे के जी लिए है, जबकि स्मारक बनाए जाने के लिए गांव आज भी तरस रहा है और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ये जो एक योजनाओं को बदलने का खाका है, ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो मानो कि जो बजट होता है वो उस बजट के ही अकाउंट में काम होना चाहिए कि जिस मद में ये पैसा आता है। जी। अब उसका पैसा उधर कर दिया ट्रांसफर, उस पैसा को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो गलत नीति है। हम्म। हम इन नीतियों पे जो नोएडा शहर की पॉलिसी हो, हमारा जी ग्रुप आता है तो हम उस पर हमेशा इस विधायक जी से, सांसद जी से मिलके बैठ के जो शहर की समस्याएं हैं वो भी रूबरू करते होते रहते हैं। लेकिन मेन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष या गांव के प्रधान है उनको देखना पड़ता है, पब्लिक को जी। उन्हें सफर करना पड़ता है। तो आज हम ये का जरूर चाहेंगे कि जी जी, आज की चर्चा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आज के इस पैनल में जब शामिल हुए राजीव गर्ग जी,